जो अगला जो टॉपिक है वो आज हमारा है इंटरेस्ट कैलकुलेशन। तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन भी बहुत ही इजी है। इसमें इंटरेस्ट कैलकुलेशन स्लैब हेल्प यू टू स्पेसिफाई डिफरेंट स्लैब रेट अकॉर्डिंग टू विच इंटरेस्ट इज टू बी कैलकुलेटेड, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटरेस्ट रेट डिफाइन कर सकते हैं, स्लैब डिसाइड कर सकते हैं। स्लैब का मतलब अगर इतने तक उधार देंगे तो इतना इंटरेस्ट लेंगे, इतने से ज़्यादा उधार होगा तो इतना इंटरेस्ट लेंगे। दिस इज द स्लैब विच this feature you can specify interest rate and apply it on all the pending bills after the due date। जो भी ड्यू डेट के बाद पेमेंट करेंगे उनको इंटरेस्ट के साथ देना पड़ेगा, उनका इंटरेस्ट बिजी तुरंत कैलकुलेट कर लेगा। द इंटरेस्ट रेट स्पेसिफाइड हियर विल बी अप्लाइड टू बिल ऑफ ऑल द पार्टीज, है ना। तो जो भी आप इंटरेस्ट करोगे वो सारे पार्टीज के ऊपर चार्ज हो जाता है। तो यूज इंटरेस्ट कैलकुलेशन, पहले तो कन्फिग्रेशन में जाके इंटरेस्ट कैलकुलेशन आप ऑन कर लेना, डे बेसिस या अमाउंट बेसिस जो भी आपको चाहिए, है ना। आप एडमिनिस्ट्रेशन में जब नीचे आएंगे थोड़ा तो यहाँ पे आपको मिल जाता है इंटरेस्ट कैलकुलेशन स्लैब, इसको आपको ऑन करना है। अब दो होता है, अमाउंट वाइज डालना है कि डे वाइज डालना है। अमाउंट वाइज देखो कैसे डालते हैं, जस्ट लाइक यहाँ देखो आपको सैंपल दिया था कि सपोज करो अप टू 20,000, अगर किसी का 20,000 तक का अमाउंट पेंडिंग है ना, तो हम इंटरेस्ट रेट क्या चार्ज करेंगे, 5%। और अगर अप टू यानी कि 20,000 रुपये से ऊपर है और 50,000 रुपये तक है तो हम इंटरेस्ट कितना चार्ज करेंगे, 8%। और अगर किसी का अबव है, अबव 50,000, 50,000 रुपये से ऊपर का बैलेंस है और वो पैसा नहीं दे रहा है, तो जो भी पेंडिंग अमाउंट होगा उसके ऊपर कितना परसेंट इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। अच्छा, ऊपर 5 लाख मैंने दे दिया था, यहाँ क्या होगा, 50,000। अब सही है, कितना होगा, 10%। क्लियर। तो ये हो गया अमाउंट वाइज, यानी कोई किसी का 20,000 रुपये तक का पेंडिंग है तो 5% इंटरेस्ट, 50,000 से ऊपर है, 20,000 से ऊपर 50,000 रुपये तक है तो 8% का इंटरेस्ट लगेगा। और अगर 50,000 रुपये से ऊपर की वैल्यू अगर उधार ले रखा है और ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं करता तो हम कितना परसेंट चार्ज करेंगे, 10%। तो इस तरीके से हमने देखो अमाउंट बेसिस पे चार्ज कर दिया, डे बेसिस पे भी लगा सकते हो कि अगर 7 दिन तक नहीं दिया तो हम 5% इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, 15 दिन तक नहीं दिया तो 8% चार्ज करेंगे, 15 दिन से ऊपर हो गया तो 10% चार्ज करेंगे। अप टू 7 डेज है तो कितना, 5%, ठीक है ना। अप टू 10 डेज है तो नहीं, 15 डेज, सॉरी 15 डेज है तो 8%, और अगर अबव 15 डेज है तो 10%। बात समझे। तो अमाउंट बेसिस पे भी दे सकते हो और डे बेसिस पे दे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे देना चाहते हो। अब इसके बाद क्या करना है हमें, इंटरेस्ट कैलकुलेशन रिपोर्ट जाके बस सीधे देख लेना है, ठीक है ना। जस्ट लाइक यहाँ पे देखो किसका देखा जा रहा है, बीके ट्रेडर का, क्योंकि वो बिल रिसीवेबल है, मिलना है पैसा, उस पर इंटरेस्ट चार्ज होगा। तो इसको देखने के लिए क्या, इंटरेस्ट कैलकुलेशन पे सीधे जाना है, डिस्प्ले में जाइए, यही देखिए होता है ना इंटरेस्ट कैलकुलेशन, ऊपर ही है इंटरेस्ट कैलकुलेशन। अब प्रोडक्ट बेसिस महाजनी क्या देखना है, तो बिल रिसीवेबल हमें देखना है, वन अकाउंट का देखना है, वन अकाउंट कौन सा है, मान लो बीके ट्रेडर का हम देखना चाहते हैं, ठीक है ना। स्टार्टिंग डेट 1 अप्रैल, है ना, एंडिंग डेट 1 मई। अब इंटरेस्ट रेट फ्लैट रेट लगेगा, ठीक है। अब यहाँ देखो फ्लैट रेट है, स्लैब रेट है, डे बेसिस, हमने तो डाल रखा है ना डे बेसिस और अमाउंट बेसिस, तो हम फ्लैट रेट क्यों, फ्लैट रेट लगाओगे तो यहाँ रेट डालना पड़ेगा, तो हमारा तो रेट पहले से तय है तो हम स्लैब रेट डालेंगे। अब देखो यहाँ पे डे बेसिस पे पहले लिया जा रहा है तो डे बेसिस पे हम इंटरेस्ट देंगे। कुछ ग्रेस पीरियड छोड़ना है कि चलो 2 दिन, 10 दिन, 5 दिन छोड़ दो, 5 दिन बाद से कैलकुलेशन स्टार्ट होगा, कुछ ऐसा करना है तो करो, नहीं तो छोड़ दो। इंटरेस्ट देखो कैलकुलेट कर लिया, 50,400 रुपये के ऊपर, जिसका पैसा अभी तक नहीं मिला है, 10 तारीख को ये बिल बना था, अभी तक पैसा नहीं मिला, 21 दिन हो गया। और अगर 21 दिन हुआ तो 15 दिन से अधिक हुआ ना, तो इंटरेस्ट रेट क्या लगना चाहिए, 10%। देखो 290 रुपये इंटरेस्ट। और अगर हम यहीं पे बीके ट्रेडर का अगर हम क्या देखें, अमाउंट बेसिस पे देखें, तब कितना लगना चाहिए, तब भी 10% लगेगा। क्यों, क्योंकि 50,000 रुपये से ऊपर है, 50,000 से ऊपर होने पे कितना था, 10%। तो 290 रुपये इंटरेस्ट बना। अब इसी इंटरेस्ट की आपको एंट्री करनी पड़ेगी, ठीक है ना। जो भी आपको दिख रहा है यहाँ पे 276 दिख रहा है, क्योंकि 11 तारीख को बिल बना था हम लोग का, 290 इसलिए आ रहा बिकॉज हम लोग ने बिल कब बनाया, 10/4 को, एक दिन के इंटरेस्ट का फर्क आ रहा है। अब क्या है, इन द इंटरेस्ट कैलकुलेशन रिपोर्ट ऑन, इंटरेस्ट तो हम देख लिए, डिस्प्ले हो गया। अब इंटरेस्ट को क्या करना है हमें,
दिखाना भी तो है ना, अकाउंट्स पे इफेक्ट डालना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक डेबिट नोट, पार्टी को क्या करना है, बढ़ाना है। पार्टी का बैलेंस कितना था, 50,400 रुपये। कितना था, इसमें 290 रुपये हमें ऐड करना है, यानी वो 50,400 नहीं देगा, अब 50,690 रुपये देगा। इंटरेस्ट अब उसके खाते में जोड़ना है। तो ये हमारा है कौन, बी के ट्रेडर, डेटर है। तो डेटर को और बढ़ाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए डेबिट नोट चार्ज करना पड़ेगा। टैली में हम लोग याद है इंटरेस्ट कैलकुलेशन में डेबिट नोट क्रेडिट नोट पे ही चार्ज करते थे, तो यहाँ पे भी होगा, लेकिन यहाँ पे डेबिट नोट ध्यान रहे ट्रांजैक्शन में इस बार ये वाला मत, ये तो सेल्स रिटर्न बचे नहीं, यहाँ नीचे दे रखा है डेबिट नोट विदाउट आइटम। अब यहाँ मेन किस दिन हम लोग चार्ज कर रहे हैं, 1 मई को, है ना। अब यहाँ पे देखिए डेबिट नोट इशू अगेंस्ट सेल है कि क्या है, हम यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल कर रहे हैं। डेबिट में क्या होगा, डेबिट में जाहिर सी बात है यहाँ पे बीके ट्रेडर हो जाएगा। बीके ट्रेडर कितने से हो जाएगा, 290 हमें करना है। अब देखो यहाँ पे दिखा रहा है क्या बात का ये है पैसा, तो हम बता देंगे ये क्या है, इंटरेस्ट है, ठीक है ना, इंटरेस्ट का पैसा ऐड हो रहा है उसमें। और दूसरा नंबर ये है क्या, इंटरेस्ट रिसीव, तो इंटरेस्ट रिसीव का एक इरेजर बनाना पड़ेगा, तो F3 करके यहीं पे बना लेते हैं हम लोग, इंटरेस्ट रिसीव, इनडायरेक्ट इनकम दिखा दीजिए, और सेंटर से कोई लेना देना नहीं है, F2 करके सेव करिए। 290 रुपीज़ देखो इंटरेस्ट इनकम दिखा दिया हमने, और ये बीके ट्रेडर में ऐड हो गया। F2 करके हमें क्या करना है, सेव करना है, लेकिन नरेशन लिख देते हैं, बीइंग इंटरेस्ट चार्ज ऑन बीके ट्रेडर, सेव, ठीक है ना। अब अगर हम उसका अगर बैलेंस जाके चेक करेंगे, सबसे अच्छा फाइनल अकाउंट देख लिया करो, फाइनल रिजल्ट बैलेंस शीट। अब अगर हम देखेंगे हमारा डेटर है ना वो, तो डेटर में अगर जाके देखेंगे बीके ट्रेडर, अब देखो उसमें क्या हो गया, पहले कितना था, 50,400 रुपये था, 290 रुपये मई में ऐड हुआ इंटरेस्ट का, तो अब कितना हो गया बैलेंस, 50,690 रुपये। समझ में आ गया सब लोग को। इस तरीके से सिंपल तरीके से हमें इंटरेस्ट चार्ज कर लेना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब अगला एक्सपोर्ट डेटा, बट एक्सपोर्ट डेटा से पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ यूजर्स, है ना। ये यूजर्स क्या होता है, हमको पता है अलग अलग यूजर्स हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। किसमें, अगर हम बात करें ऐसे इसमें बिजी में, अब बिजी में हम अलग अलग यूजर्स बना सकते हैं, उसके अलग अलग क्या कर सकते हैं, उसकी परमिशन सेट कर सकते हैं, वो क्या करेगा। जिस लाइक हम लोग ने टैली में सिक्योरिटी कंट्रोल पढ़ा था, तो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले तो एडमिनिस्ट्रेशन में यूजर में जाके ऐड करेंगे। सो यूजर्स हम लोग को क्रिएट करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है, यूजर्स में जाना, तो एडमिनिस्ट्रेशन में जाने के बाद हम लोग सीधे जाएंगे यूजर्स में। यहाँ देखिए यूजर्स होता है, यूजर्स में जाने के बाद देखिए यहाँ पे क्या करना है, हमें ऐड करना है, ऐड करना है एक यूज़र नया। अब नया यूज़र सपोज करो किस नाम से ऐड करना है, सपोज प्रदीप नाम से ऐड करना है ना। पासवर्ड इसका 123, ओके। अब स्पेसिफाई स्टेट दिस फॉर दिस यूज़र। अब ये यूज़र क्या कर सकता है, इसके बारे में कुछ अगर स्पेसिफाई करना है तो आप स्पेसिफाई कर सकते हो, अदरवाइज कोई टेंशन नहीं है। ये सब देखो क्या है, डिस्काउंट डिस्काउंट चेंज ये सब कर सकता है, ठीक है, यस नो लगा आप लोग को यहाँ पे नहीं, मेनली आपको यहाँ पे फोकस करना है एडमिनिस्ट्रेटर में। एडमिनिस्ट्रेशन में आप क्या कर सकता है ये भाई साहब, ये मास्टर मेंटेनेंस नहीं कर सकते, मास्टर मेंटेनेंस करेंगे ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन नहीं चेक कर सकते, ये सब कुछ भी नहीं छू सकते, सब पे से टिक हटा दिया मैंने, तो ये कुछ नहीं कर सकता। अब ट्रांजेक्शन में देखो ये सारे ट्रांजेक्शन है, अब ट्रांजेक्शन में हम क्या चाहते हैं, सेल परचेज ये सब कर सके, जिस पे से भी टिक हटा दोगे वो चीज़ उससे छिन जाएगी। अब जैसे हम नहीं चाहते ये क्या करेंगे, जीएसटी मिसलेनियस, वैट रजिस्ट्रेशन, ये फॉर्म्स इशू, मटेरियल रिसीव्ड, ये सब इनको नहीं करना है, स्टॉक से रिलेटेड इनको कोई एंट्री नहीं करना है, प्रोडक्शन वोडक्शन की एंट्री नहीं कर सकते, स्टॉक ट्रांसफ़र की भी एंट्री नहीं कर सकते, बस ये सारे अकाउंटिंग वाली एंट्रीज कर सकते हैं। बात समझे, तो इतना बस अलाउ किया। रिपोर्ट में डिस्प्ले में ये कोई रिपोर्ट नहीं देख सकते, कोई भी चीज़, हाँ प्रिंट करने के लिए हम प्रिंट दे सकते हैं, और प्रिंट में भी हम डिफाइन कर सकते हैं क्या चीज़ ये प्रिंट कर सकते हैं। ये फाइनल रिजल्ट, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रायल बैलेंस, ये सब नहीं देख सकते। समझ रहे, कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट हम ये नहीं देखना है, स्टॉक इन्वेंट्री बुक्स हम ये नहीं देखना दिखाना चाहते, हटा सकते हैं। तो जिस पे से टिक हटा दोगे तो वो काम नहीं कर सकता बंदा, हाउस कीपिंग कुछ नहीं, हेल्प कुछ नहीं, समझ गए। अब इसको फाइनली क्या करेंगे, F2 करके सेव करेंगे। ये हो गया प्रदीप का यूज़र, है ना। इसी तरह से मैंने किसका बना दिया, सपोज करो सुमित का बनाते हैं, 1 2 3 1 2 3। अब इसके बाद देखो इनको क्या चीज़ अलाउ करना है,
इनको मास्टर्स मेंटेनेंस, हाँ ठीक है, लेकिन मास्टर मेंटेनेंस में भी क्या करेंगे, अकाउंट्स, अकाउंट्स ग्रुप, कॉस्ट सेंटर, ये क्या है, अकाउंट, अकाउंट इनको नहीं, ये कोई ये सब चीज़ें नहीं क्रिएट कर सकते, ये सिर्फ आइटम बनाएंगे, यानी मटेरियल मास्टर ये सब बना सकते हैं। सही है, ये सब मैं हटा दे रहा हूँ, परचेज टाइप, टीडीएस टाइप, ये सब नहीं बना सकते ये। तो बस इतनी, जितनी चीज़ अलाउ करेंगे सिर्फ उतनी चीज़ें आ पाएंगी इनके में। यूटिलिटी कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन पूरा हटा दे रहा है, यूटिलिटी कुछ नहीं, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन ये नहीं कर सकते कंपनी में, चेंजेस फाइनेंशियल तो एकदम नहीं कर सकते। बात समझे। ट्रांजैक्शन में हम क्या चाहते हैं, क्या ट्रांजैक्शन है, सेल, परचेज, ऑर्डर, ये सब नहीं करेंगे, ये सारा स्टॉक वाली सिर्फ एंट्रीज कर सकते हैं, अकाउंटिंग एंट्रीज कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ स्टॉक ट्रांसफ़र की करनी एंट्री है, ये सब कर सकते हैं। वैट एडजस्टमेंट नहीं कर सकते हैं, फिजिकल स्टॉक वाला कर सकते हैं, जीएसटी में स्टेनलेस भी हटा दे रहा है। डिस्प्ले रिपोर्ट देख सकते हैं कि नहीं देख सकते, तो फाइनल रिपोर्ट ये भी नहीं देख सकते। अकाउंट्स बुक ये सब हटा दे रहा हूँ मैं, सिर्फ ये स्टॉक की डिटेल सिर्फ देख सकते हैं, क्योंकि इनको मैंने इन्वेंट्री मैनेजमेंट में रखा हुआ है। तो मैं चाहता हूँ ये सिर्फ और सिर्फ क्या कर सके, स्टॉक स्टेटस, स्टॉक समरी, इससे रिलेटेड रिपोर्ट देख सके, और कोई रिपोर्ट ये देख ना सके। समझ रहे हो। अब इनको मैंने क्या कर दिया, परचेज सेल एनालिसिस, चलो देख लो तुम, इतना कर देते हैं आप पे दया। और प्रिंटिंग आप कुछ भी नहीं करोगे, हाउस कीपिंग कुछ नहीं, ये सब कुछ। सपोज करो इस तरह से मैंने F2 करके फिर एक सेव कर दिया, दो दो यूज़र एडिशनल बने। अब हम लोग जाएंगे यहाँ पे ना, अपना ये क्लोज कर दे रहे कंपनी, फिर से ओपन कर रहे अभी कंपनी, तो सेम अभी कंपनी खोलेंगे, किस नाम से, प्रदीप के यूज़र से, और इस बार पासवर्ड डालेंगे 1 2 3, सेम कंपनी, उसी में तो यूज़र्स बनाए हो आप। अब देखो खुला, लेकिन इस बार जब खुलेगा तो अलग अलग परमिशन, देखो हाउस कीप हाईलाइट ही नहीं है, डिस्प्ले हाईलाइट ही नहीं है, डिस्प्ले सिर्फ लग रहा है मैंने टिक हटा ही दिया था। और देखो इसमें एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर में सिर्फ कर सकते हैं ये सारे काम, ठीक है। और यूजर्स में, यूजर्स चेंज पासवर्ड, अपना पासवर्ड चेंज कर सकता है, अब अपना खुद का पासवर्ड चेंज होगा। परचेज ट्रांजेक्शन में तो बस इतनी ही ट्रांजेक्शन एंट्री, कोई स्टॉक की एंट्री कर ही नहीं सकते। प्रिंट में तो खैर पूरा अलाउड, प्रिंट में देखो बैलेंस शीट, फाइनल अकाउंट नहीं ना बना सकते, प्रिंट कर सकते। हाउस कीप, फेवरेट्स, हेल्प वोल्प सब खत्म। क्यों, कितना आसान है इसमें, सिक्योरिटी कंट्रोल टैली में किया होगा, थोड़ा सा टफ लगता है, ये तो बहुत ईजी है। फिर देखो ओपन किया, इस बार सुमित का ओपन करते हैं, 1 2 3, सेम कंपनी ओपन किया। अब यहाँ देखो मास्टर यूजर, मास्टर में देखो क्या क्या है, देखो आइजम, आप अकाउंट अकाउंट क्रिएट ही नहीं कर सकते, सिर्फ स्टॉक क्रिएट कर सकते हो, और अपना पासवर्ड आप अपना चाहते हो तो चेंज कर लो। पासवर्ड इसलिए अपने चेंज कर लो ताकि कल को ये ना आरोप लगाओ कि कंपनी ने मेरा पासवर्ड चेंज किया या वो किया, आपका पासवर्ड आप खुद चेंज करो। स्टॉक ट्रांसफर देखो एंट्री कर सकते हो, और बाकी परचेज सेल देखो कोई एंट्री नहीं कर सकते तुम। डिस्प्ले में देखो सिर्फ डैशबोर्ड, ये सिर्फ देख सकते, स्टॉक की रिपोर्ट्स, प्रिंटिंग कुछ नहीं कर सकते। वाह, तो बात समझ में आया कि नहीं आया। इस तरीके से हम लोग सिक्योरिटी कंट्रोल का फीचर, जो एक तरीके से कह सकते हो, हम लोग अपने यूजर्स बना सकते हैं, उनकी परमिशन सेट कर सकते हैं, उनका यूज़र आईडी पासवर्ड भी सेट कर सकते हैं। अगर हमें पूरी कंपनी ओपन भाई सारी पावर के साथ खोलना है तो हमें क्या यूज़ करना होगा, हमें अभी यूज़ करना होगा, इसके पास तो सारी पावर है ना, इसके पास तो सारी पावर है, यही एडमिनिस्ट्रेटर है एक तरह से। अभी तो फिलहाल यही है, अब जब वो कोई एंट्री करेंगे तो फिर देखा जाएगा। फिलहाल तो ये समझ में आ गया मेरे ख्याल से, बहुत इजी है। अब चेंज फाइनेंशियल ईयर नेक्स्ट क्लास में समझेंगे मेरे ख्याल से, पहले आप यूजर्स बनाइए, यूजर्स बना के चेक कर लीजिए, ठीक है। और फिर लास्ट टॉपिक हमारा क्या रह जाएगा, एक हमारा एक्सपोर्ट डेटा रह जाएगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, और लास्ट टॉपिक जो है चेंज फाइनेंशियल ईयर, नेक्स्ट ईयर जाना है तो क्या करना है, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जाना है तो किस तरह से एंट्री करनी है। हाँ, यानी ये साल सपोज करो मार्च क्लोज हो रहा है, अब अगले साल कैसे करेंगे, टैली में याद है स्प्लिट करते थे, अब यहाँ पे कैसे करेंगे इसी चीज़ को है, बहुत आसान ये भी है। सो कल स्टडी करेंगे। सो अगर ये वीडियो आपको समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब बटन दबाना भूल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।